जय हिंद, नमस्कार साथियों। मैं विनोद मीणा आपके अपने YouTube चैनल मिशन पाठशाला पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। साथियों, आज हम रीजनिंग में पढ़ने वाले हैं कथन और तर्क, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट। ये टॉपिक बहुत से साथियों के मैसेज आ रहे हैं कि ये टॉपिक करवा दो जो कथन पूर्व धारणा वाले हैं, कथन तर्क वाले हैं, कथन निष्कर्ष वाले हैं। कथन निष्कर्ष वाला करवा दिया है, कथन पूर्व धारणा वाला करवा दिया है, कारण प्रभाव वाला करवा दिया है। आज ये टॉपिक और करवा देते हैं। तो अंत तक इस क्लास में बने रहना और अपने सभी साथियों तक शेयर करना। जेल लाइब्रेरी में इसके क्वेश्चन आना 101% तय है। ठीक है, तो कौन सा टॉपिक है? तर्क और कथन और तर्क और तर्क। ठीक है, ये अपना टॉपिक रहने वाला है आज। तो इसके क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे? एकदम सिंपल सा टॉपिक है, लेकिन जब हम इसको डायरेक्ट देखते हैं तो ये समझ में नहीं आता है। हमने पहले पढ़ा था, क्या पढ़ा था? कथन और पूर्व धारणा, कल वाली क्लास में पढ़े थे अपन ने। उसमें मैंने आपको बताया था कि कथन बोलने से पहले उसने क्या चिंतन किया होगा वक्ता ने, वो पूर्व धारणा होती है। उससे पहले हमने पढ़े थे कथन और निष्कर्ष, यानी कि कथन बोलने के बाद उसका क्या निष्कर्ष निकलता है। आज हम पढ़ने वाले हैं कथन और तर्क। आपको क्वेश्चन में दिया हुआ मिलेगा, ऊपर मिलेगा कथन, नीचे मिलेगा तर्क। फिर आपको बताना है कि क्या ये तर्क सही है, कौन कौन से तर्क इसमें सही है। तो तर्क क्या होता है? जैसे हम किसी को भी कोई भी बात बोलते हैं, एनीवन, फिर उसके ऊपर वो रिप्लाई करता है, जो उसके माइंड में जो भी चलता है कथन बोलने के बाद जो भी वो तर्क देता है उसी को बोलते हैं, यानी कि जो भी बोलता है रिप्लाई के अंदर वही तर्क होता है। लेकिन ये तर्क वाला क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। उनमें तो हम वक्ता की जगह अपने आप को मानकर अपने हिसाब से करते थे, लेकिन इसमें आसपास की सभी जानकारी हमारे पास होनी चाहिए, तभी हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। तो वो कौन कौन सी जानकारियां हैं वो हम देखते हैं। मैं यहां पर लिख देता हूं, आपका समय खराब नहीं हो इसलिए डायरेक्ट। अब देखिए साथियों, मैंने आपके सामने ये दो लिखे हैं। ये जो शर्तें पूरी करते होंगे वो तो होंगे ठोस तर्क, और ये जो शर्तें पूरी कर रहे हैं वो ठोस तर्क नहीं होंगे। तर्क कभी भी गलत नहीं होता है, तर्क कभी भी सही नहीं होता है। तर्क दो ही प्रकार के होते हैं, एक तो ठोस और एक बिना ठोस। सही तो होते हैं, लेकिन ठोस और बिना ठोस, एक तो कच्चा होता है और एक पक्का होता है। हमको सही वही करना है जो ठोस हो, एकदम प्रॉपर रूप से 100%, उसी को हमको टिक करना है। ठीक है, तो ठोस तरक की क्या क्या विशेषता होंगी? जो सार्वभौमिक सत्य तरक हो, जैसे भाई सप्ताह में 7 दिन होते हैं, ये एक सार्वभौमिक है ना। इसके अलावा उसमें जो इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, ये भाई सार्वभौमिक बात है। कुछ भी जैसे कि सार्वभौमिक बात हो तो उसको हमको सत्य मानना है। इसके अलावा नंबर 2, वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित। वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित जो भी बात है, जैसे वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित कौन सी हो गई? पृथ्वी किधर से? पश्चिम से पूर्व घूमती है, ऐसा ही घूमती है ना। वो जो भी घूमती है, लेकिन वो घूमती है, वो एक वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित है। ठीक है। नंबर 3, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, कानूनी या अन्य आधारों पर सर्वमान्य तर्क होंगे। किस पर? सामाजिक। सामाजिक जो अपने रीति रिवाज होते हैं, राजनीतिक या धार्मिक, कानूनी या अन्य आधारों पर जो तर्क होंगे वो सर्वमान्य होंगे, वो ठोस तर्क होंगे। अब इसीलिए मैंने आपको बोला था कि हमको इर्द गिर्द की जानकारी होनी चाहिए, हमको बेसिक नॉलेज होना चाहिए, समाज का भी होना चाहिए, कानून का भी होना चाहिए, इसके अलावा राजनीति का भी होना चाहिए। ठीक है। नंबर 4, निदान, सलाह या फैसला। निदान जैसे रोगों का निदान, कुछ भी निदान, सलाह या फिर फैसला कथन से सीधा संबंध रख रहा हो तो तभी सही होंगे ये निदान, सलाह या फैसला। ठीक है, ये हो गए ठोस तर्क। अब इन तर्कों को हमको गलत मानना है। कौन कौन से? जिस तर्क में प्रश्न वाली बात हो रही हो, क्यों, क्या, कैसे, ऐसी बात हो रही हो, तो उसको हमको गलत करना है। नंबर 2, जिस तर्क में दो अर्थ निकलते हो, कोई भी तर्क हो जिसके दो अर्थ निकल रहे हो, उसको भी गलत करना है। नंबर 3, यदि तर्क में सिर्फ, केवल या एकमात्र लगाओ तो वो हमको गलत करना है, उसको सही नहीं करना है। नंबर 4, तर्क में किसी की तुलना हो रही हो, चंद्रमुखी,
सूर्यमुखी, ऐसे यानी किसी से भी तुलना हो रही हो तो उसको भी गलत करना है, ठीक है। नंबर 5, कल्पना की जा रही हो, मैं अगले साल चांद पर पहुंच जाऊंगा, है ना, ऐसे मतलब कुछ भी कल्पना हो, तो ऐसी कल्पना वाली बात हो उसको भी गलत करना है। ये नोट कर लो या फिर इनको याद कर लो, एक बार नोट ही कर लो, आपके लिए अच्छा रहेगा। नोट कर लो एक बार जल्दी से जल्दी। ये दो क्वेश्चन देखिए अपने। पहला क्वेश्चन, गर्मियों में सफेद वस्त्र बहुधा पहने जाते हैं। इसका मतलब होता है कि भाई गर्मियों के समय में सफेद वस्त्र होते हैं वो ज्यादातर पहने जाते हैं, है ना, आपने भी देखे होंगे। फिर तर्क है कि वे ताप के कु अवशोषक होते हैं। ध्यान से देखना, यानी कि ये लाइन तो कोई बोल रहा है कि गर्मियों में सफेद वस्त्र ज्यादातर पहने जाते हैं, किसी दूसरे वाले को बोल रहा है। फिर उसका माइंड क्या काम करता है और वो क्या बोलता है कि वे ताप के कुअवशोषक होते हैं, इसीलिए पहने जाते हैं भाई, क्योंकि वो ताप के कुअवशोषक होते हैं, उनमें ताप अब्जॉर्व नहीं होता, बॉडी के पास नहीं पहुंचता, वे ताप के कुअवशोषक होते हैं, ये एकदम राइट है, इसीलिए पहने जाते हैं, आपको भी पता है। नंबर 2, तर्क क्या बोल रहा है, वे सरलता से धुल जाते हैं। क्या वो गर्मियों में सरलता से धुलते हैं, सर्दियों में नहीं धुलते क्या, इसलिए ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तर्क एक एकदम राइट। कथन 2, सॉरी 2 नंबर क्वेश्चन, क्या आरबीएससी को कक्षा 10 में अनुत्तीर्ण करने की प्रक्रिया अपनानी चाहिए। अब साथियों वो बात याद मत रख लेना जो मैंने ठोस और बिना ठोस में अंतर बताया था। प्रश्नवाचक क्या किसे क्या, वो मैंने कथन के लिए नहीं बोला था, वो मैंने तर्क के लिए बोला था कि तर्क में यदि क्या किसे कौन यानी कि प्रश्नवाचक आ जाए तो वो गलत होगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब तर्क क्या है, यह निर्णय विद्यार्थियों के हित में होगा। बताओ ये विद्यार्थियों के हित में है या अहित में, भाई सीधी सी बात है, वो तो विद्यार्थियों के हित में कहां से होगा, इसलिए ये गलत हो जाएगा। कौन चाहता है 10वीं में फेल होना, चाहता है क्या कोई, तो वो गलत हो जाएगा, यह निर्णय विद्यार्थियों के हित में होगा, गलत है। सेकंड, यह निर्णय असफल विद्यार्थियों में तनाव का कारण बनेगा, बिल्कुल सही है, असफल होगा तो उसके अंदर तनाव आएगा, ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। ओके, आया समझ में, नोट कर लो, देख लो एक बार। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं फिर। अगले क्वेश्चन देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 3, कथन क्या बोल रहा है, क्या ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना चाहिए। क्या बोल रहा है, क्या ग्रामीण क्षेत्रों में जो कुटीर उद्योग होते हैं उनको बढ़ावा देना चाहिए। फिर तर्क आ रहे हैं उसके लिए, उस कथन के लिए। पहला आदमी तो क्या तर्क देता है, हाँ ग्रामीण लोग रचनात्मक होते हैं। क्या ग्रामीण लोग ही रचनात्मक होते हैं, आप सोचो, शहरी लोग रचनात्मक नहीं होते क्या, तो ये एकदम गलत हो जाएगा, केवल ग्रामीण लोग ही रचनात्मक नहीं होते। नंबर 2, दूसरा आदमी क्या तर्क दे रहा है, हाँ इससे कुछ हद तक बेरोजगारी की समस्या में कमी होगी। ये बात बिल्कुल सही है कि रोजगार मिलेगा तो कुछ हद तक तो उसमें बेरोजगारी की समस्या का हल होगा, तो ये एकदम राइट हो जाएगा, तर्क नंबर 2, ये ठोस तर्क है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्या भारत में ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग करना चाहिए। समझ में आया, फिर से देखो, क्या भारत को ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग करना चाहिए। तर्क, पहला आदमी क्या दे रहा है, हाँ वर्तमान में उपयोग किए जाने वाले अधिकांश ऊर्जा स्रोत समाप्त होने योग्य हैं। वर्तमान में अधिकांश ऊर्जा स्रोत क्या है, जैसे कोयला हो गया, परमाणु हो गया, तो ये धीरे धीरे समाप्त होने के कगार पर है, इसकी बात एकदम सही है, ठीक है। सेकंड वाला क्या बोल रहा है, नहीं सौर ऊर्जा का उपयोग करने के लिए बहुत अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। क्या ये बात सही है कि सौर ऊर्जा के उपयोग के लिए वो तो सीधी मिल रही है सूर्य से, वो तो थोड़ी सस्ती पड़ती है उससे तो, है ना, जिसकी भारत में कमी है, पूंजी की आवश्यकता होती है जिसकी भारत में कमी है, तो ये एकदम गलत हो जाएगा, ये ठोस तर्क नहीं है, एकदम सही होगा आंसर इसका तर्क नंबर 1, ठीक है, आया समझ में, नोट कर लो। अगले क्वेश्चन देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 5, कथन क्या बोल रहा है, क्या भारत में विदेशी फिल्मों को बैन कर देना चाहिए। समझ में आ गया, ये बोल रहा है कि क्या भारत में
विदेशी जो फिल्म है उनको बंद कर देना चाहिए। फिर कथन के जो तर्क मिल रहे हैं वो क्या है? पहला कथन, हाँ वे एक विदेशी संस्कृति का चित्रण करते हैं जो हमारे मूल्यों पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। क्या ये बात सही है? बात तो सही है ये, लेकिन कई विदेशी फिल्में ऐसी भी होती हैं जिनमें ज्ञान और टेक्नोलॉजी से संबंधित हमें कुछ सीखने को मिलता है, तो इसलिए बंद तो नहीं करना चाहिए। तो ये कथन गलत हो जाएगा, है ना? ये कथन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि विदेशी फिल्मों से हमको कुछ सीखने को मिलता है, जैसे कुछ ज्ञान से संबंधित हो गई, टेक्नोलॉजी से संबंधित हो गई, साइंस आदि वगैरह वगैरह जो भी है, कुछ ना कुछ तो सीखने को मिलता ही है उन फिल्मों से। यदि यहाँ पर ऐसा लिखा होता विदेशी सांस्कृतिक सांस्कृतिक फिल्मों को बंद कर देना चाहिए, उसके लिए ये एकदम राइट होता, लेकिन इसमें सांस्कृतिक नहीं लिखा हुआ है, इसमें सिर्फ ये लिखा हुआ है कि क्या भारत में विदेशी फिल्मों को बैन कर देना चाहिए। तो भाई उनको बैन नहीं करना चाहिए, सांस्कृतिक होता तो उनको बैन कर देना चाहिए, क्योंकि उनसे हमारी संस्कृति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। लेकिन कई ऐसी भी तो होती हैं जिनसे साइंस का ज्ञान मिलता है, टेक्नोलॉजी जो भी है, तो ये गलत हो जाएगा। नई विदेशी फिल्मों उच्च कलात्मक स्तर की होती हैं। क्या भारत की उच्च कलात्मक स्तर की नहीं होती? तो ये भी गलत हो जाता है। तो इसमें दोनों तरह हैं जो ठोस नहीं है, मजबूत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्या ग्रेजुएशन के बाद औपचारिक शिक्षा की व्यवस्था को खत्म कर देना चाहिए? औपचारिक शिक्षा क्या होती है? जैसे कि जो जैसे मान लो आपने बीए कर लिया, इसके बाद जैसे एमए कर रहे हो, पीएचडी कर रहे हो, नेट जो भी है वो कर रहे हो, तो वो औपचारिक शिक्षा में आ जाती है। बीए के बाद जो भी शिक्षा करती हैं, औपचारिक मतलब कोई सी भी, बीए के बाद एमए हो गया, एमएससी हो गया, पीएचडी हो गया, नेट वगैरह जो भी है वो कर रहा है, तो क्या उस व्यवस्था को खत्म कर देना चाहिए? फिर जो तर्क दे रहे हैं लोग, पहला व्यक्ति क्या दे रहा है? हाँ, इसका मतलब होगा कि जल्द से जल्द रोजगार मिल जाएगा। क्या ये बात सही है? जैसे आपने सभी ने बीए कर लिया, उससे क्या जल्दी से जल्दी रोजगार मिल जाएगा? बीए किए हुए, ग्रेजुएशन किए हुए, बीए बीएससी जो भी है वो किए हुए तो बहुत से लोग घूम रहे हैं, तो ये कथन का जो ये तर्क है ये एकदम गलत हो जाएगा। सेकंड वाला क्या है? नहीं, इससे ज्ञान की गहराई का अभाव होगा, अभाव होगा, ये एकदम सही है। भाई पीएचडी यानी कि पीएचडी करेगा, एमए करेगा, मास्टर डिग्री किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में करेगा, तो उससे ज्ञान की गहराई तो मिलेगी, ज्ञान की गहराई तक ही तो पहुंचेगा। तो ये एकदम राइट तर्क है। नहीं, इससे ज्ञान की गहराई का अभाव होगा। ठीक है, क्या लिखा हुआ है आगे? नहीं, इससे, किससे? ये जो व्यवस्था है जिसको खत्म कर रहे हैं उससे ज्ञान की गहराई का अभाव होगा, इसलिए ये सही होगा, मजबूत होगा। ठीक है, तर्क नंबर 2 एकदम राइट है, इसमें ये दोनों गलत होंगे। इसके अर्थ को अच्छे से समझना, तब ये समझ में आएगा। आपको लग रहा होगा कि ये गलत बता दिया मैंने, लेकिन ये गलत नहीं है, ये एकदम राइट है। ठीक है, नोट करो। अगले क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, कथन क्या बोल रहा है? क्या भारत में टैक्स को खत्म कर देना चाहिए? जो भारत में जो कर लगाया जाता है उसको खत्म कर देना चाहिए। फिर व्यक्ति उसके ऊपर क्या तर्क दे रहा है? पहला व्यक्ति, हाँ ये वेतन भोगियों, जिनको वेतन मिलता है मंथली, ये मंथली हो कैसा भी वेतन हो, ये वेतन भोगियों पर एक अनावश्यक अनावश्यक बोझ है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि सरकारी नियम कानून कायदे कुछ भी हो उनको ठोस तरक्की काउंटिंग में लेंगे हम। तो ये भाई जो कर लगाया जाता है वो एक सरकारी नियम के अनुसार है, तो ये गलत है। अनावश्यक बोझ किस बात का हुआ? ये सरकारी नियम है, ये तो मानना पड़ेगा, इसलिए ये गलत है। नंबर 2, दूसरा व्यक्ति क्या बोल रहा है तर्क? ये राजस्व का एक अच्छा स्रोत है। बिल्कुल सही है, इससे राजस्व के लिए आर्थिक सहायता मिल रही है, राजस्व का एक अच्छा स्रोत है, तो इसको हम सही कर देंगे। इसमें तर्क नंबर 2 एकदम मजबूत होगा और ये कमजोर होगा, इसलिए इसको गलत कर दिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कथन क्या बोल रहा है? क्या भारत में स्कूली शिक्षा को मुफ्त कर देना चाहिए? क्या भारत में स्कूली शिक्षा को मुफ्त कर देना चाहिए? फिर पहला व्यक्ति क्या बोल रहा है, उसके ऊपर तर्क दे रहा है, हाँ साक्षरता के स्तर में सुधार का यही एकमात्र तरीका है। क्या है एकमात्र तरीका? अगर मान लो स्कूली शिक्षा को मुफ्त कर दे, अगर किसी का माइंड ही नहीं चले, फिर क्या होगा? फिर क्या उस वो साक्षर हो सकेगा? तो ये नहीं है।
एकमात्र तरीका यही नहीं है, इसलिए इसको गलत करना पड़ेगा। किसी को समझ में ही नहीं आए कि क्या पढ़ा रहा है, जो भी है, तो ये एक गलत हो जाएगा। तर्क दो क्या बोल रहा है, नहीं इससे राजकोष पर पहले से ही भारी बोझ बढ़ जाएगा, पहले से ज्यादा इससे राजकोष पर भारी बोझ बढ़ जाएगा। सीधी सी बात है, यदि स्कूली शिक्षा को मुफ्त कर देंगे बिल्कुल, तो उससे राजकोष पर सीधी सी बात है बोझ बढ़ेगा। तो इसको हम एकदम सही कर देंगे। आया समझ में? जो मैं बता रहा हूं एकदम सही बता रहा हूं इसके अंदर, कि नहीं इससे राजकोष पर पहले से ही भारी बोझ बढ़ जाएगा। या फिर इसको बोल दो, ये लैंग्वेज आपको समझ में नहीं आ रही तो, नहीं इससे राजकोष पर पहले से ज्यादा ज्यादा बोझ बढ़ जाएगा, ज्यादा बोझ बढ़ जाएगा। अब आ गया समझ में, पहले से ज्यादा बोझ बढ़ जाएगा। ठीक है, नोट कर लो। अगले क्वेश्चन देखिए साथियों, अपना क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, कथन देखिए, क्या सरकार को धन के दुरुपयोग को रोकने के लिए सभी सरकारी संगठनों को बंद कर देना चाहिए। तो आप पहले तो ये कथन पढ़ते ही सोच लेना माइंड के अंदर, क्या जो भी सरकारी संगठन होते हैं वो धन का दुरुपयोग करने के लिए खोले जाते हैं? आप ही सोच थोड़ा बहुत, कि क्या जो सरकारी संगठन होते हैं वो धन के दुरुपयोग के लिए खोले जाते हैं? तो क्या तर्क मिल रहा है उनका, पहला व्यक्ति का, हाँ सरकारी संस्था को बंद करने से धन का दुरुपयोग बचेगा। क्या ये बात सही है? ये एकदम गलत है। सेकंड वाली, सेकंड वाला क्या तर्क बोल रहा है, हाँ सरकारी संस्था का, हाँ सरकारी संस्था कोई काम की नहीं होती। क्या ये सही है? बिल्कुल गलत है। मैंने आपको पहले ही बताया था, सरकारी नियम कानून कोई भी हो वो तर्क मजबूत होगा। ये बोल रहा है कोई काम की नहीं है, ये बोल रहा है ये धन का दुरुपयोग करती है, तो दोनों गलत हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कथन, क्या भारत को सभी संभावित संभावित क्षेत्रों में कंप्यूटरीकरण करना चाहिए? तर्क क्या मिल रहा है उससे, ये कंप्यूटरीकरण का मतलब होता है कि सभी संभावित क्षेत्र में जहां पर संभव हो सके उन क्षेत्रों में कंप्यूटर लगाने चाहिए। फिर तर्क क्या मिल रहा है, हाँ ये कार्य में दक्षता और सटीकता लाएगा। दक्षता मतलब कुशलता, और सटीकता मतलब जल्दी काम होगा इससे। ठीक है, तो बिल्कुल सही बात है, कंप्यूटर का यही काम है। आपने पढ़ा होगा कंप्यूटर की विशेषताओं के बारे में कि दक्षता और सटीकता लाता है। सही है। सेकंड क्या है, एक मिनट, ये सही का निशान नहीं, कंप्यूटरीकरण के लिए बहुत अधिक धन की आवश्यकता होती है, सरकार को पैसा बर्बाद नहीं करना चाहिए। ऊपर बोला गया है संभावित क्षेत्रों में जहां पर संभव हो सके, पैसा बर्बाद नहीं हो ज्यादा, यानी कि संभव हो सके वहां पर हमको कंप्यूटरीकरण करना चाहिए। ये बोल रहा है नहीं, कंप्यूटरीकरण करने से बहुत अधिक धन की आवश्यकता होती है भाई, सीधी सी बात है, लेकिन सरकार को पैसा बर्बाद नहीं करना चाहिए, जहां आवश्यकता होती है वहां तो करना पड़ेगा, इसलिए ये गलत हो गया। ठीक है, आया समझ में? तो साथियों आज की क्लास को अपन यही समाप्त करते हैं। आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई भी समस्या हो, तो आप अपने व्हाट्सएप नंबर इस पर 9887465720 इसके ऊपर व्हाट्सएप मैसेज करें, आपको कुछ ही देर में रिप्लाई मिल जाएगा। जीके के क्विज नोट्स देखने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल मिशन पाठशाला ज्वाइन करें, मिशन पाठशाला, जिसकी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर आपको आपदा प्रबंधन के नोट्स एकदम निःशुल्क प्रोवाइड करवाए गए हैं। आपको क्या करना है, जो पिन किया हुआ मैसेज है उसके ऊपर क्लिक करना है, तुरंत आप वहीं पर पहुंच जाओगे जहां पर आपदा प्रबंधन के नोट्स एकदम फ्री है। ठीक है, 30 पेज में नोट्स हैं, प्रिंट निकलवा लेना, 7-8 बार उनका रिवाइज कर दो, एग्जाम तक एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला। नो टेंशन रहो। ये आपको व्हाट्सअप नंबर बताई दिए, कोई भी रीजनिंग का क्वेश्चन हो तो आप फोटो खींच कर भेज दो, उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, कैसे हो रहा है क्या हो रहा है। ठीक है, ये व्हाट्सअप नंबर हो गए। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब कर लो भाई, और अपने सभी साथियों तक शेयर कर दो, लाइक कर दो, अच्छा सा कमेंट कर दो, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। ठीक है साथियों, जय हिंद जय भारत।